तो आज मैंने पत्री सर का एक कॉन्सेप्ट लिया है और उसको फिर मैं आपको बाद में प्रेजेंटेशन के साथ दिखाऊंगी। पहले आप सर की ही ओरिजिनल आवाज में उस कॉन्सेप्ट को सुनिए। वो जब हम सर के साथ ट्रैवल कर रहे थे तो सर ने जब कॉन्सेप्ट बताया तो किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया मोबाइल से। उतनी क्लैरिटी तो नहीं आई है, इसीलिए मैंने उसका प्रेजेंटेशन भी बनाया है। तो पहले हम वो सुन लेते हैं सर की आवाज में जो है, और फिर मैं आपको वही कॉन्सेप्ट दोबारा से प्रेजेंटेशन के साथ शेयर करूंगी। सो ये है 7 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आदमी बाय इधर से पत्री शुरू जी। होता है। बाहरी दुनिया में नंबर वन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, समझे? पैदा बोलता है कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन जीवन रखना चाहिए, दो रोटी चाहिए, बस उतना ही बस। इसे बोलते हैं सर्वाइवल। इसमें ना पत्री जी होता है सर्वाइवल कॉन्शियस। बाहरी दुनिया में यहाँ नंबर वन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, फिर बोलता है पैदा बोलता है कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन जीवन। इसमें ना आवाज बहुत कम है, शायद आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। इसमें ना पत्री जी बाहरी दुनिया में यहाँ नंबर वन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, दो रोटी नहीं, दो रोटी काफी है। सुनाई दे रही है क्या आवाज? आवाज आ रही है पर समझ आवाज नहीं आ रही है आ पर क्लियर नहीं है मैम। आवाज तो आ रही है। इसको मैं ना फिर बाद में देखती हूँ, अगर हम इसको कर सकें। थोड़ी आवाज मैंने बढ़ाने की कोशिश तो बहुत की है, जी जी से हुई नहीं है। रही मैं आवाज। शेयर कर दूंगी आपको, आप फिर हेडफोन लगा के ईयरफोन लगा के सुन सकते ठीक है जी, ठीक है। हैं। तो मैं डायरेक्टली प्रेजेंटेशन पे आती हूँ फिर। ओह, ठीक। तो सर का ही कॉन्सेप्ट है जो 7 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मैंने उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट वही है, बस मैंने थोड़ा सा नाम अट्रैक्टिव कर दिया। इसका नाम रखा है ये दिल मांगे मोर। तो ये एक लाइन है ऐड की, तो उसी को मैंने लिया है कि एक इंसान की फितरत कैसी है कि बस उसे और चाहिए, इच्छाएं उसकी खत्म ही नहीं होती हैं। तो वही मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया, ये दिल मांगे मोर। अब उन्होंने बताया कि 7 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रहते हैं, मतलब जब एक आत्मा यात्रा शुरू करती है तो 7 स्तरों को पार करती है। और हर एक आत्मा की यही कहानी है कि उसे वो 7 स्तर पार करने ही हैं। जंप मार के पहले से 7वें तक नहीं जा सकती, सभी अनुभव लेते हुए उसे 7वें तक पहुंचना है। तो जब आत्मा शुरुआत करती है तो सबसे पहले वो आती है सर्वाइवल कॉन्शियसनेस में। मतलब उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे क्या चाहिए? खाना पीना सोना, बस उसकी ये चीजें पूरी हो जाए जरूरतें, तो उसे और कुछ की तरफ ध्यान नहीं होता है। खाना पीना सोना। अब उसकी जरूरतों का ध्यान परिवार रखता है, उसकी माँ रखती है। इसी तरह जब एक आत्मा धरती पर जन्म लेती है और वो सर्वाइवल कॉन्शियसनेस में होती है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको साइंटिस्ट जो है उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को लिया है कि जब धरती पर आत्मा आती है शुरुआती दौर में उसे जिंदा रहना बस वही उसके लिए पर्याप्त है, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो उसे कहते हैं सर्वाइवल कॉन्शियसनेस कि बस मैं जिंदा रहूं। तो इस अवस्था में आत्मा कई जन्म बिता देती है कि खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। लेकिन काफी जन्मों के बाद उसे ये लगता है कि खाली यही तो जिंदगी नहीं है, कुछ और भी है। तो फिर वो आगे चलती है सर्वाइवल कॉन्शियसनेस से कि उसने सब कुछ इकट्ठा कर लिया और खाना पीना सोना तब सब कर लिया, और तो उसको सोच आती है कि ये तो जिंदगी नहीं हो सकती है, इतना तो नहीं है, इससे आगे भी कुछ और है। तो फिर वो आगे क्या है उसकी खोज के लिए फिर वो आती है वन मैन अप कॉन्शियसनेस में कि ठीक है मेरे पास है रोटी कपड़ा मकान है पर मुझे दूसरे से ज्यादा चाहिए। उसके पास एक गाड़ी है तो मुझे दो गाड़ी चाहिए, उसके पास एक घर है मुझे दो घर चाहिए। मतलब मुझे दूसरे से ज्यादा चाहिए, मैं दूसरे से आगे रहूं। और कितने जन्म वो इसी उसमें बिताती है। जैसे आप ऐसे लोगों को ले सकते हो, जैसे एक तो हो गया कि गरीब है, रोटी कपड़ा मकान मजदूर लेवल के हो गए। एक थोड़ा ऊपर आते हैं, इवॉल्व होती है जैसे आत्मा आगे बढ़ती है, तो उसे लगता है कि मैं कुछ करूं दूसरों के लिए। तो नेता, ये भंडारे लगाना,
ये कैंप लगाना कि मैं हट के कुछ करूं, मेरा नाम हो, मैं दुनिया को अलग दिखाई दूं। वन मैन अप कॉन्शियसनेस मतलब मैं दूसरों से आगे हूं। और जब वो कितने ही काम करे, अच्छे कर्म योगी बने, लेकिन उससे बड़ा कोई आगे खड़ा है, उससे बड़ा कोई आगे खड़ा है, उससे बड़ा कोई आगे खड़ा है, तो कर करके वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कितना भी करो फिर भी आगे खड़ा है लाइन में, मैं तो कभी भी आगे नहीं होता हूँ, मेरे आगे जहां भी पहुंचू आगे कोई खड़ा है, चाहे वो कला का क्षेत्र है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र है, चाहे वो विद्या का क्षेत्र है, विज्ञानी के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझसे आगे कोई नहीं है। अगर आप इसमें स्पिरिचुअलिटी में भी आ जाओ तो ये नहीं कह सकते कि ये संत है, इसके आगे और कोई संत नहीं है, ये सबसे बड़ा संत है, नहीं। हर एक लेवल पे उसके आगे कोई तो खड़ा है, कोई तो उसके आगे है, जिसे इसीलिए कहा कि फिर उसको लगता है कि नहीं, अब इतना कर लिया, लेकिन फिर फायदा क्या हुआ, आगे तो कोई खड़ा ही है, मैं अकेला तो नहीं हूँ, मुझे और चाहिए और चाहिए और क्या चाहिए, और करते सिकंदर जैसे बादशाह जो थे, वो भी पूरी धरती को जीतने के बाद मैं आराम करूंगा, क्यों, अभी इतने से तसल्ली नहीं है, और चाहिए और चाहिए, इच्छाएं बढ़ती जाती है। तो ये और की दौड़ में फिर वो थक जाता है, एक समय आता है आत्मा थक जाती है, जन्म लिए 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 भाग भाग के फिर आगे जाके थक जाती है कि ये तो जिंदगी नहीं है, इससे आगे भी कुछ है। फिर वो अपनी यात्रा में आती है और आगे चलती है, तो फ्रस्ट्रेशन कॉन्शियसनेस में आती है। फ्रस्ट्रेशन मतलब मैं कितना भी भागूं, जो भी करूं, आगे कोई खड़ा है, कभी भी मैं नंबर 1 नहीं हो सकता, तो क्या फायदा इतना भाग दौड़ करने का। तो फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये बेकार है ये सब। अब बीवी एक की जगह 4 हो गई फिर भी तसल्ली नहीं है, फिर भी शांति नहीं है, एक घर की जगह 4 घर हो गए और परेशानियां हो गई, शांति नहीं है। मतलब जो भी करे, अभी पहले मेयर बना तो भी शांति नहीं है, फिर वो सीएम बना तो भी शांति नहीं है, फिर पीएम बना तो भी शांति नहीं है, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होनी चाहिए, तो कहीं भी उसे शांति नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ तो उसे चाहिए ही चाहिए। तो ये भाग दौड़ जो इच्छाओं की है उसमें वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये भी सही नहीं है, कुछ और है, कुछ और चाहिए, ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। तो ये फ्रस्ट्रेशन कॉन्शियसनेस में कई जन्म बिता देती है कि और क्या चाहिए। शायद मैं घूमूंगा ज्यादा, दुनिया घूम लूंगा तो आनंद आ जाएगा, शायद मैं ज्यादा खाऊंगा तो आनंद आ जाएगा, शायद मैं लोगों पर राज करूंगा तो आनंद आ जाएगा। इस शायद के चक्कर में वो सब कुछ करते करते आखिर थक जाता है कि कुछ नहीं होता, कितना भी करो तसल्ली नहीं होती है, कुछ नहीं होता। तो फिर आगे बढ़ता है, तो फिर आता है सिंसियरिटी कॉन्शियसनेस और सीरियसनेस कॉन्शियसनेस। उसको लगता है कि अब सर्वाइवल से चला, थोड़ा ऊपर उठा, वन मैन अप से थोड़ा और ऊपर उठा, फ्रस्ट्रेशन हो गई, तो फिर उसको लगता है बाहर कुछ नहीं है। फ्रस्ट्रेट हो के रिश्ते नाते सबसे तंग आके सब धोखा ही देते हैं, पैसे से भी कुछ नहीं होता, तो फ्रस्ट्रेट होके उसे लगता है बाहर तो कुछ नहीं है, ये तो उसे समझ आ गया बाहर कुछ नहीं, तो अब क्या करना है, अब अंदर जाना है, तो वापिस अंदर मुड़ता है कि बाहर तो कुछ नहीं है, अब जो भी है अंदर ही है। तो सिंसियर हो जाता है कि ढूंढना है, सच्ची में ढूंढना है, ऐसा नहीं कि बातें बातें करनी है ना, वो सही में ढूंढना है रास्ता। और जब उसे कोई रास्ता मिलता है, जैसे मान लो हमें ही ध्यान का रास्ता मिला, रास्ता तो मिल गया लेकिन हम सीरियस नहीं है अभी भी। रास्ता तो मिल गया, ठीक है, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, आधा घंटा ध्यान कर लेंगे, एक सेशन अटेंड कर लेंगे, बस हो गया, नहीं, सीरियस नहीं है हम। जब अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कहीं कुछ नहीं है, तो फिर रास्ता भी मिला, फिर सीरियस होते हैं कि मुझे अब जीना मरना यही है, या तो मुझे वो पाना है जिससे पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है, या मैं जीऊंगा या मरूंगा, बस अभी डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, अब मुझे ये चाहिए, मुझे ये पाना ही है। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के दिल से वो उसकी गहराई में डूब जाता है कि मुझे जानना है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जिंदगी का मकसद क्या है। यहाँ ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं जब वो बाहर की दौड़ से थक जाता है, थक जाती है आत्मा, तब अंदर मुड़ के उससे ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, खाना पीना सोना तो मेरा मकसद नहीं है। तो ये जो लेवल है कॉन्शियसनेस के, इसमें हम खुद को चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं।
तो सिंसियरिटी और सीरियसनेस जब आ जाती है, बहुत ही सीरियसली मेडिटेशन करता है, सीरियस मेडिटेटर बन जाता है, सीरियस रीडिंग करता है, ग्रंथों को पढ़ता है कि मुझे तो जानना ही है कि क्या है जिसको पाने से सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो सीरियसनेस और सिंसियरिटी कॉन्शियसनेस में आकर फिर उसकी वो ध्यान करते करते थर्ड आई जो है वो एक्टिव होने लग जाती है। मतलब थर्ड आई एक्टिव होने का मतलब नहीं है कि दिखना शुरू हो जाता है, मतलब उसको अपने अंदर से प्रश्नों के उत्तर मिलने लग जाते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर उसे अपने अंदर से मिल जाते हैं। मैं आगे क्या करना है, मेरे पूर्व जन्म क्या थे, ये कर्म सिद्धांत क्या है, ये पुनर्जन्म सिद्धांत क्या है, ये सारी चीजें उसे अंदर से ही उत्तर मिलने लग जाते हैं जब वो सिंसियरिटी और सीरियसनेस के साथ में साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है। अब सिंसियरिटी सीरियसनेस से जब वो आगे आया और उसने अपने प्रश्नों के उत्तर पा लिए, मतलब यहाँ पर सारे समाधान हो जाते हैं। समाधि स्थिति मतलब सभी चीजों का समाधान हो गया, अब कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। अब वो स्थित प्रज्ञा आ गई कि बस जो हो रहा है ठीक है। तो यहाँ उसमें साक्षी भाव आ जाता है। दुख है तो वो उसका साक्षी है, सुख है तो वो उसका साक्षी है, नुकसान है तो उसका साक्षी है, अगर उसको लाभ हो रहा है तो वो उसका साक्षी है कि मैं इन सब चीजों से परे हूं, मैं देख रहा हूं। ये बाहर घटित हो रही है, मेरे मेरे अंदर घटित नहीं हो रही है। जब तक हम मेडिटेटर नहीं बनते, सीरियसनेस और सिंसियरिटी नहीं आती, तो हमें लगता है बाहर नहीं है संसार, हमारे अंदर ही सब कुछ घट रहा है। लेकिन जब साधना करके आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि मैं तो बिल्कुल अछूता हूं इन सब से, इन सब का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। ये बाहर घट रहा है जो भी घट रहा है, और मैं इसे एक मूवी की तरह देख रहा हूँ। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में अगर जब झगड़ा होता है तो हम दौड़ के पर्दे पर जाकर लड़ाई नहीं करते कि ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं, हम सिर्फ साक्षी भाव से देखते हैं। तो जो भी उसके जीवन में होता है, अच्छा बुरा, मान अपमान, हानि लाभ, वो साक्षी भाव से देखता है उसको, कि मैं इस घटनाक्रम को सिर्फ देखने वाला हूँ, एक मूवी की तरह मैं देख रहा हूँ। अगर मेरे घर का कोई अपना शरीर छोड़ गया, मैं देख रहा हूँ। अगर किसी को कई हानि हुई है, मैं देख रहा हूँ। अगर कोई करोड़पति बन गया, मैं देख रहा हूँ। तो वो साक्षी भाव में हर चीजों को देखता रहता है। और अब साक्षी भाव भी आ गया, स्थित प्रज्ञा भी आ गई, लेकिन यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती है। अब जब वो साक्षी भाव से देख रहा है तो साक्षी भाव में दो चीजें आती हैं, एक आता है विटनेस कॉन्शियसनेस, एक आता है प्योर कॉन्शियसनेस। ये सर ने नहीं बताया, ये मैंने बाद में ऐड किया। विटनेस कॉन्शियसनेस मतलब कि जो हो रहा है हम उसे देख रहे हैं। मान लो अब कुछ भी नहीं हो रहा, अब मैं हूँ घर में 24 घंटे में, बीच बीच में कुछ कुछ घटनाएं हुई दिन में, मैंने साक्षी भाव से उन्हें देखा। अब कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो जो चेतना है, जो देखने की शक्ति है, वो वापस अपने में स्थित हो जाती है, जिसे कहते हैं प्योर कॉन्शियसनेस। कि जब तो कोई देखने वाली चीज है तो देखी, जब कुछ भी देखने वाला नहीं है तो अपने भीतर अपने से जुड़ गए, उसी चेतना से जुड़ गए जिस चेतना ने ये सारा नाटक देखना है, देख रही है। अब देखने के लिए कुछ नहीं है, तो अपने आप से जुड़ गए, अपनी चेतना में स्थित हो गए, जिसे कहते हैं बीइंग की स्टेट है। जो कहते हैं ना कि जो हो रहा है बस हम देख रहे हैं, और जब कुछ भी नहीं है सामने देखने के लिए, पर्दा खाली है, तो हम अपने आप में मस्त हैं। तो प्योर कॉन्शियसनेस में रहते हैं या फिर विटनेस कॉन्शियसनेस में रहते हैं। और ये जो विटनेस कॉन्शियसनेस है, इसी को साक्षी भाव कहा जाता है। चाहे वो प्योर कॉन्शियसनेस है, चाहे वो विटनेस कॉन्शियसनेस है, ये साक्षी भाव है कि कुछ नहीं है देखने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं स्वयं में स्थित हूँ, वापिस अपने भीतर अपने में स्थित हो गई। और जब कुछ भी नहीं है, अपने में स्थित है, तो वो प्योर कॉन्शियसनेस है। अब विटनेस कॉन्शियसनेस में आ गई, समझ आ गया, जब कुछ है तो करना है, काम है किया, कुछ देखना है देखा, फिर अपने में स्थित हो गए। अब यहाँ पर अपने में स्थित होने के बाद उसे समझ में आता है कि मैं इस घटनाक्रम को, इस नाटक को मुस्कुराते हुए एंजॉय कर रहा हूँ। विटनेस कॉन्शियसनेस पे भी खत्म नहीं होती हैं चीजें। अब देख रहे हैं साक्षी भाव से, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। अभी किसी की मृत्यु हो गई तो हम हंस सकते हैं क्या, मुस्कुरा सकते हैं क्या? नहीं मुस्कुरा सकते। तो अगर किसी का हानि हो गई, अपनी हानि हो गई, तो हम मुस्कुरा सकते हैं? नहीं मुस्कुरा सकते। तो विटनेस साक्षी भाव के बाद एक और अवस्था आती है, स्माइलिंग कॉन्शियसनेस। जो भी हो रहा है हम मुस्कुराते हुए सहन कर रहे हैं,
हुआ यहाँ तक ठीक है, साक्षी भाव से हमने देखा, लेकिन आगे जो छठा लेवल है वो ये है कि हम मुस्कुराते हुए सब कुछ सहन करते हैं। ये नहीं कि किसी की डेथ हो गई तो हम 2 दिन भूखे रहेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, दुनिया जो कह रही है वो सुनेंगे, उदास हो जाएंगे, नहीं। जो हो रहा है हर पल उसके लिए एक उत्सव है बुद्ध के लिए। तो ये वो स्टेट है जब वो मुस्कुराते हुए हर चीज को देखता है, हर चीज को जो जब करना है मुस्कुराते हुए करता है, उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं होती है, पल पल उसका जीवन एक उत्सव है। लेकिन उसकी यात्रा यहाँ ही खत्म नहीं होती है, फिर वो आगे बढ़ता है 7वें लेवल पर, जिसे जोकर कॉन्शियसनेस कहा जाता है। जैसे ताश के पत्तों में जोकर होता है, तो हर किसी को लगता है कि जोकर मिल जाए, क्योंकि अगर कोई भी पत्ता कम है तो जोकर उसकी जगह ले लेता है। तो यहाँ जब कॉन्शियसनेस इतनी इवॉल्व हो जाती है कि हर चीज मुस्कुराते हुए वो देख रहा है, वो समझ रहा है, और मुस्कुराहट उसकी कभी भी चेहरे से हटती नहीं है। तो ये पत्री सर कहते हैं कि अगर बाहर की परिस्थितियां आपकी चेहरे की मुस्कुराहट को छीन लेती हैं, तो अभी आप आत्मज्ञानी नहीं हो। ये टेस्ट है सोल के लिए। जैसे अगर हम संगीत सीखते हैं, तो जब तक संगीत में अपस्वर हैं तब तक हमें संगीत आया नहीं है, और जब संगीत आ गया उसमें सुस्वर आ गए तो फिर अपस्वरों का वहां कोई काम नहीं है। तो जैसे ही चेतना आगे बढ़ती है और मुस्कुराहट की चेतना में आ जाती है, स्माइलिंग कॉन्शियसनेस में आ जाती है, तो फिर किसी भी परिस्थिति में वो मुस्कुराहट जाती नहीं है। और अगर वो चली जाती है तो फिर हम सही उस जगह तक पहुंचे नहीं है और साधना करने की जरूरत है। अब यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो जोकर कॉन्शियसनेस आ जाती है कि हर एक जगह फिट हो जाता है वो बंदा। योगियों में वो योगी है, बच्चों में वो बच्चा है, बूढ़ों के साथ बूढ़ा है, और जवानों के साथ जवान है। मतलब जहां जिस भी ग्रुप में है वो उसमें फिट हो जाता है। मैं योगी हूं, मैं सबसे अलग हूं, मुझे अलग आसन चाहिए, ऐसा नहीं। वो सबके साथ घुल मिलकर रहता है। कि जैसे जोकर है, तो जोकर क्या करता है, घुल मिल जाता है सब। इसी तरह से वो कॉन्शियसनेस, जो जोकर कॉन्शियसनेस है, वो बैठ के सब कुछ देख रहा है और सबके साथ घुल मिल के रह रहा है। ऐसा नहीं कि संसार छोड़ के भागे, ये तो सब नाटक हो रहा है, मुझे क्या लेना देना, नहीं। वो बच्चों के साथ बच्चा, बूढ़ों के साथ बूढ़ा, योगियों के साथ योगी, जैसा कोई व्यक्ति उसको मिलता है, ज्ञानियों के साथ ज्ञानी, वो उसके साथ वैसी ही बात करता है। और जब तक एक आत्मा इस लेवल तक नहीं पहुंच जाती है तब तक उसकी यात्रा जारी रहती है। अब उस यात्रा में आत्मा 500 से 1000 जन्म तक लेती है, और ये सातों जो लेवल हैं उन्हें पार करती है। और जब सातों लेवल पार कर लेती है तो फिर वो मुक्त आत्मा बन जाती है, पूर्ण आत्मा बन जाती है। फिर उसे अपने लिए धरती पर आने की, जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वो लोक कल्याण के लिए आते हैं। वो कर्म बंधन के लिए नहीं आते कि उन्हें अपने कोई बचे हुए कर्म भोगने हैं। फिर वो आते हैं लोक कल्याण के लिए, कि दूसरे लोगों को इस जन्म मरण के चक्कर से निकलने का मार्ग कैसे दिखाना है, कैसे उन्हें इस चक्कर से बाहर निकालना है। क्योंकि जिसने पहेली हल की है वही बता सकता है ये पहेली कैसे हल होगी। जिसने हल ही नहीं की वो कैसे बता सकता है। तो क्योंकि उन्होंने जीवन की पहेली को हल किया, हर एक लेवल पे उन्होंने जीवन जिया, तो उन्हें मालूम है कि कहाँ कब कैसे क्या करना है। अब मान लो कि हम अभी कहते हैं कि हम ध्यान सिखाने जाते हैं, लेकिन लोग सीखते नहीं, लोग समझते नहीं है, लोग सुनते नहीं है। तो जब आपको ये 7 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा अभी, ये सामने वाला व्यक्ति कौन सी स्थिति में है। अगर उसे अभी संसारिक सुखों की, संसारिक इच्छाओं की चाह है, उसे लगता है कि कुछ और मिल गया तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तो अभी वो आपके ध्यान सिखाने से वो ध्यान में नहीं आएगा, क्योंकि अभी वो उस जगह पर पहुंचा ही नहीं है जहां उसे ये लगे कि बाहर कुछ नहीं है, भीतर है। जब वो भीतर की ओर मुड़ेगा तब आपकी बातें उसे समझ में आएंगी। तो पत्री सर कहते थे मेरे पास कोई भी आता है, मैं उसे कहता हूँ प्रश्न करो, क्योंकि जब वो प्रश्न करता है तो मुझे पता चल जाता है कि ये आत्मा के किस स्तर पर है, और इस आत्मा को आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या मार्गदर्शन देना है। वो कह रहे हैं कि मुझे ये सब जानने के लिए
पास्ट लाइफ में देखना नहीं पड़ता किसी की कि पूर्व जन्मों में क्या किया, कहाँ रुका, कहाँ आगे गया, नहीं। मैं सिर्फ एक प्रश्न वो करता है, उससे मुझे पता चल जाता है कि ये आत्मा कौन से स्तर पर है, क्योंकि जो आत्मा जिस स्तर पर है वो उसी की बात करेगी, तो उससे आत्मा का स्तर पता चलता है। अगर हम संतों के पास जाके कहते हैं कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा मकान बन जाए, तो अभी हम सीरियसनेस और सिंसियरिटी कॉन्शियसनेस में नहीं पहुंचे हैं। और जब हमें लगता है कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खुद को जानना है, हम सीरियस हैं उस चीज के लिए, तब हमें कोई मार्ग बताता है, तब हम उस मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो ये 7 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, हम खुद ही खुद का निर्णय कर सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। सर्वाइवल में है, वन मैन अप कॉन्शियसनेस में है, या फ्रस्ट्रेशन कॉन्शियसनेस में है, या सिंसियरिटी और सीरियसनेस कॉन्शियसनेस में है, या हम विटनेस कॉन्शियसनेस में है, स्माइलिंग कॉन्शियसनेस में है, कि जोकर कॉन्शियसनेस में है। तो जब कोई योगी बन जाती है आत्मा, तो उसके पास कोई छोटा बच्चा भी बैठे तो वो भी आनंदित होता है, वो बच्चों से बच्चों जैसी बातें करता है। कोई नव युवक बैठे तो वो खुश रहता है, उससे वो उसके लेवल की बात करते हैं। कोई ज्ञानी है, योगी है, तो योगी से वो योगी के लेवल की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम योगी बन गए, कोई बच्चा आया तो उसे भी योग सिखाना शुरू करेंगे, नहीं। जैसा जिस लेवल पे है उस लेवल की वो उससे बात करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये था पत्री जी का कॉन्सेप्ट 7 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो उन्होंने ड्रॉ करके दिखाया था पेपर पे, और मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी, तो आप उससे सुन सकते हैं और सर की एनर्जी का आप लाभ ले सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। जी नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम बहुत सुंदर बताया मैम आपने। मैम ये जो 7 स्टेजेस बताई हैं ये वाली, ये 7 चक्रा और वो जो इन्फेंट सोल, बेबी सोल, ये सब मिली जुली होती है ना हाँ, मैम, ये जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। एक दूसरे से? हाँ, जुड़ी हुई है, वही 7 लेवल, 7 चक्रा की स्थिति है, 7 बॉडीज का, वो सब चीजें इंटरमिंगल्ड हैं, जुड़ी हुई है एक दूसरे से। हाँ जी, ठीक है मैम। वो मैम अगर ये हम जोकर का, पहले, अगर हम सर्वाइवल में हैं या वन मैन अप में हैं या फ्रस्ट्रेशन में है, तो हम लोअर चक्रा में हैं अब। मतलब ध्यान करने के बाद भी अगर हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, या हम लो फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं, या हमें सैडनेस होती है, या हम थोड़ा मतलब उसमें जाते हैं लो फ्रिक्वेंसी में, तो इसका मतलब ये है कि हम लो उसमें हैं। फ्रस्ट्रेशन कॉन्शियसनेस। अच्छा। इससे पता चलता है कि क्या वाकई में ही अपने जीवन के प्रति हम सिंसियर और सीरियस हैं, कि हमें इसी जीवन में सत्य को पाना है। अगर ये चीज नहीं आई है अभी, अभी जिम्मेदारियां निभानी है, ये देखना है, वो देखना है, अब उसमें टाइम ज्यादा दे रहे हैं, और तब अभी हम वो तीसरे लेवल पे हैं। आगे अगर सिंसियरिटी और सीरियसनेस नहीं है, तो ये हम अपना खुद ही निर्णय कर सकते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। अब मान लो हमें पता चल गया, फिर भी हम नहीं कर रहे साधना उतनी, तो सीरियस नहीं है ना हम। पता तो चल गया कि बाहर हाँ कुछ जी नहीं है, अंदर है, लेकिन फिर भी बाहर की भी दौड़ बनी हुई है, तो बीच में है हम। मैम, जैसे ध्यान व्यान करते हैं, सब करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करते हैं, जैसे फिर भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मतलब बहुत ही लो फील होने लगता है कभी कभी। पता नहीं किस वजह से होता है, कि ध्यान अच्छे से नहीं होता उस दिन होता है, या ध्यान में थोड़ी कमी हो जाती है, मतलब अफेक्ट पड़ने लगता है उस चीज का। क्योंकि क्योंकि हम हमारे से गलतियां भी तो होती है ना। अब देखो, मैं आप सबको बता रही हूँ इतने सर के कॉन्सेप्ट या और गुरबानी से ये सब चीजें बता रही हूँ, तो ये मत समझो कि मैं, ये सब चीजें मेरे जीवन में उतर भी गई हैं, ऐसा नहीं है। देखो, हम सबको पता है वननेस की स्थिति में रहना चाहिए, सब में चेतना है, चेतना के स्तर हैं, पशु पक्षियों में भी चेतना है, सब हम जानते हैं ना हर चीज। लेकिन जब करने की बारी आती है तो वो उड़ जाता है दिमाग से। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे ही मेरे भाई के घर में डॉगी है, तो भाभी मायके गई थी, तो दिन में वो डॉगी को मेरे पास छोड़ जाता। एक दिन वो खाना लेके आया उसका, और डॉगी को लेके आया, तो खाना दरवाजे के आगे गिर गया, डिब्बा गिर गया और वो खाना बाहर गिर गया।
रोटी थी, चावल थे, तो वो सारा उठा के अंदर रखा। तो मुझे कहते हैं कि मैं इसके लिए नया खाना लाऊं क्या? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रोटी तो एक तो नीचे गिरी है, झाड़ के यही रोटी दे देते हैं। तो मैंने वो रोटी उसको झाड़ के दूध डाल के दे दी, और जैसे ही उसने रोटी खाई उसने वॉमिट कर दिया। और बहुत ही मुझे नहीं समझ आई कि ये मेरी गलती से हुआ है। फिर जब मेरा भतीजा आया, तो जैसे हम शिकायत नहीं लगाते किसी को, वो उसके सामने खड़ा होके इतना भौंक रहा है भौंक रहा है। वो कह रहा है हुआ इसको क्या हुआ है? मैंने कहा पता नहीं, इसकी आज ना तबीयत ठीक नहीं है। तो कह रहा है इसने कुछ खाया है क्या? मैंने कहा हाँ, ऐसे ऐसे रोटी गिर गई थी, फिर मैंने उसको वो रोटी दे दी। जैसे ही मैंने ये बात की, मेरी तरफ देख के चुपचाप बैठ गया कि अब मेरी बात पहुंच गई है सही जगह पर। तो मेरा भतीजा मुझे कहने लगा कि आप दूसरों को समझाते हो, तब आपको इसमें परमात्मा नहीं दिखाई दिया क्या? आप खुद रोटी उठा के रोड से खा सकते हो, इसको आपने दी है, उसके अंदर भी तो वही चेतना है, उसको नहीं लगता खराब? वही वाह, इसीलिए आपकी शिकायत लगा रहा वो, कि इन्होंने मेरे साथ आज ऐसे किया है। और उसने वो सारी रोटी वॉमिट कर दी 2 बार। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये बात तो सही है, पता होते हुए भी गलतियां हो जाती हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल मैम सही बोल रहे हैं। जैसे मैं भी ना, जैसे रोटी बना के रखती हूँ, मैंने ना कबूतर आते हैं, तो कई बार जैसे रोटी बना के रखती हूँ ना, अब जैसे 2-3 बना दी, एक एक करके देती रहती हूँ। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए रात को बच गई, तो मैं उसको सुबह दे देती हूँ, उसको दे देती हूँ। वैसे वो तो खा लेती है, लेकिन एक बार मन में कहीं पे आता है कि मैं उसको दे रही हूँ, तो मतलब मैं खा लूंगी क्या ये, या मैं खा लूंगी क्या, मतलब जरा सा भी कुछ ऐसे देती हूँ ना उसको, किसी हाँ, को भी, डॉगी को या फिर इसको, कबूतर को, मतलब तो मन में पहले, अब ये पहले आता है, क्या तू खा आता है। लेगी क्या। हाँ, तो वो बात है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है। तो गलतियां कर करके ही सीखते हैं, फिर गलतियां करते हैं तो उदासी तो होती है, मन तो खराब होता है ना, गलती हो गई। लेकिन फिर वो गलती दोहरानी नहीं है दोबारा, फिर कोई नया हो जाएगा। तो ऐसे ही जिंदगी चलती है, और ये ऐसे ही सीखते रहते हैं। ऐसे ही सीखते हैं, ये यात्रा है। अब ऐसा नहीं आप कह सकते कि मैं अभी फ्रस्ट्रेशन कॉन्शियसनेस में हूं। ये लर्निंग प्रोसेस ही है, ऐसे ही ठीक है सीखते मैम, सीखते आगे बढ़ते थैंक यू हैं। वेरी मच बहुत सुंदर। नहीं, गलतियां होती है, हर दिन होती है, नई से नई गलती हो जाती है, जानते हुए भी हो जाती है। मैम लेकिन जैसे ये ध्यान करते हैं ना, और जैसे सत्संग संगतें कर लेते हैं या स्वाध्याय सुन लेते हैं थोड़ा, तो थोड़ा मन शांत हो जाता है, थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ी फिर से ऐसे लगता है बुद्धि आ गई है थोड़ी सी। हाँ, इसीलिए ये जरूरी है, सज्जन सांगत्य इसीलिए इतना जरूरी है। और मैं तो उस दिन उसके एक्शन देख के इतनी हैरान हो गई थी। वो इतनी, जैसे कोई शिकायत नहीं लगाता कि मेरे साथ इन्होंने आज ये किया है। और जैसे ही मैंने अपनी गलती मानी कि हाँ, ये तो बात तो सही कह रहा है, वो चुपचाप जाके बैठ गया। तो ऐसे हर दिन हम सीखते हैं। जी इसीलिए मैम। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, हर किसी से सीख सकते हो। अगर तैयार नहीं हो तो गुरु की गोद में बैठ जाओ तो भी कुछ नहीं सीख सकते। जी मैम, थैंक यू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है, शेयर करना है? प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आपसे थैंक्स कहना था। आज बहुत दिनों बाद आपको देखा सुना, बहुत अच्छा लग रहा है। और जितना डिटेल में आपने समझाया, सुना तो बहुत है पहले भी, लेकिन बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, और अभी जो एग्जाम्पल दिए वो तो बहुत ही अच्छे थे। और अभी यात्रा है, ये हम लोगों की भी चली रही है, हाँ। करते हैं, लेकिन हर दिन कुछ अपने में इम्प्रूव करने की कोशिश तो जारी है। वो तो जारी रहेगी। बिल्कुल। तो उसको थोड़ा सा आपने नोट कर दिया, याद दिला दिया, इसके लिए थैंक याद यू। दिलाना बहुत जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर हम भूल जाते हैं, वापस पुराने ट्रैक पे चले जाते बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, फिर और किसी का हैंड रेज नहीं है तो सेशन को क्लोज करते हैं। और सुबह का सेशन 4 से 6 लोगों ने कहा, तो फिर मैंने 4 से 6 ही वापस कर दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब कब तक एक ही घंटा ध्यान पे रुके रहेंगे, कम से कम 2 घंटे तो वो ध्यान, ताकि कुछ समझ आए, कुछ अंदर जाए। सब लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, तो 1 घंटे में तो सेट ही होते हैं जाके। तो फिर मैंने वापस 4 से 6 कर दिया है। और अभी ये 4 से 5:30 तो ये शाम का अपना है ही। सो इसी तरह एक दूसरे को बताते हुए समझाते हुए आगे बढ़ते रहे।
सज्जन सांगत्य का यही महत्व है कि एक के एक्सपीरियंस से बाकी भी सीख जाते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू।